आंकड़ों से, जनगणना से और चुनावी वोट के गणित से आज की चर्चा शुरू करेंगे। उससे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जी जुड़ गए हमारे साथ जी। पप्पू यादव जी, पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि इसमें ओबीसी कॉलम नहीं है, उस पर आपकी क्या राय है? आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से जो निषाद है, मलाह है, केवट है, गंगोत्री है, लोहार है, कुम्हार है, पंडित है, ऐसे नुनिया है, चंद्रवंशी है, चौधरी है, शाह है, सूरी है, ऐसे बहुत सारी जाति जो आज़ादी के बाद मंडल कमीशन लागू होने के बावजूद भी, चाहे वो एसटी एससी में से आता हो, चाहे ईबीसी और ओबीसी, आज भी जादव हो, कुर्मी हो, कुशवाहा समाज के लोग हों, वैश्य में जो लोग ओबीसी में आते हों, उन्हें सही हिस्सेदारी आरक्षण के बावजूद भी एजुकेशन के रूप में उनकी प्रगति नौकरी में अन्य चीज़ों में नहीं हो पाई। उनका कहना है साफ शब्दों में कि जब आप ओबीसी या जाति जनगणना खुद कह रहे हो और नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं ओबीसी से आता हूँ या ईबीसी से आता हूँ, तो 12 सालों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जो डिमांड आज नहीं है, लंबे समय से जातीय जनगणना और सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक हिस्सेदारी के मुद्दों पर है, उसमें भी वाइस चांसलर को देखिए, एक भी ईबीसी ओबीसी नहीं है। अभी जो जज साहब की बहाली हुई उसमें एक भी ईबीसी ओबीसी, दलित, एसटी एससी कोई नहीं है। जितने जज के बहाली हुई सब के सब एक जाति विशेष के हैं, उसमें ऊंची जात में भी बहुत वर्ग है जो नहीं होता है। 95-96% एक जाति के हो जाते हैं। ठीक है, देखिए पप्पू यादव जी, आपने सारी बात कह ली, मैंने बहुत ही आराम से, इत्मीनान से आपको सुना है, इसलिए अब मैं जरा कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहती हूँ। सर, मेरा सवाल फिर ये होगा कि अभी तो आपको दिख रहा है कि प्रधानमंत्री अपने आप को क्या कह रहे हैं, क्यों अब ये नहीं कर रहे हैं, कॉलम को लेकर सवाल मैंने आपसे पूछा, आपने उसको टाल दिया। मैं दूसरा सवाल आपसे पूछती हूँ। 2011 में कांग्रेस सरकार ने जातिगत जनगणना कराई थी, सर, सबको पता है, लेकिन आंकड़े जारी नहीं हुए थे। वो दौर भी हमने देखा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली गई थी सर, सारे मीडिया के कैमरे लग गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गया था सर। उस वक्त करीब 4000 करोड़ रुपए सर खर्च हुए थे उस वक्त जो ये जनगणना कराई गई थी। किसकी जवाबदेही होगी? कांग्रेस ने जब किया था उस वक्त जाति के आधार पर ओबीसी कॉलम के द्वारा ही किया था, लेकिन बाद में उसको किसी कारण बस जब कई आपत्ति आई तो उसको रोक दिया। नहीं सर, लेकिन कॉलम ओबीसी था सर। मैं आपको करेक्ट कर ऐसा नहीं था। एक सेकंड रुकिए जरा पप्पू जी, सुनिए जरा, ये जो आप बता रहे हैं ना, ये जो भ्रम की स्थिति है, ओबीसी कॉलम, उस समय भी ओबीसी कॉलम नहीं था सर। कांग्रेस ने जो जनगणना कराई थी, जाति जनगणना, उस पर कोई उस समय आपत्ति भी नहीं थी जिस विरोध का जिक्र आप कर रहे हैं। ओबीसी फॉर्म के लोग थे जिनका पूरे देश भर में विरोध चल रहा था। कोई विरोध नहीं था, इन्हीं बात को लेकर के विरोध था कि जाति जनगणना में पारदर्शिता आनी चाहिए, जिसमें ओबीसी में भी किस जाति को ज्यादा बेनिफिट मिला, ईबीसी में किसी को मिला कि नहीं। ईबीसी ओबीसी में ईबीसी की स्थिति बहुत कमजोर है, आज भी ईबीसी की स्थिति अच्छी नहीं है। सर, फिर आप इस कॉलम वाले जो इशू है, इस पे आप गोलमोल जवाब, आप इस पे क्लियरली बोल ही नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं कॉलम था, मैं कह रही हूँ कॉलम नहीं था, उस पर आपका जवाब ही नहीं आ रहा है। फिर सवाल, चलिए मैं आपसे अगला पूछ लेती हूँ, शायद ये मुश्किल होगा आपके लिए जवाब देना, लेकिन मेरा अगला सवाल है, ओबीसी प्रेम तब क्यों नहीं जागता जब सत्ता में रहते हैं, सत्ता से बाहर आते हुए ये प्रेम क्यों जाग जाता है सर? शैक्षणिक है ना, नहीं है ना, नहीं है,
चलिए बाकी है मेहमान ना? लाइए, बाकी जब- मेहमान लाइए। ठीक है पप्पू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। बाकी मेहमान को जरा जल्दी से तारुफ करा दें। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चरण सिंह सापरा साहब कांग्रेस की तरफ से इस वक्त जुड़ चुके हैं। फराज किदवई साहब समाजवादी पार्टी के इस वक्त जुड़ चुके हैं। विजय त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन इस वक्त संजय निषाद जी हमारे साथ इस वक्त पीसीआर बता रहे हैं जुड़ चुके हैं। संजय निषाद जी, मेरा सबसे पहले आपसे ये सवाल, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाला आपने। सर मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि राहुल गांधी का ये जो बयान है इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये मांग जायज है उनका जो वो कॉलम के लिए कह रहे हैं कि इसमें ओबीसी कॉलम होना चाहिए? देखिए, समाज में 1000 जाति है और संविधान में 4 जाति है। 1000 जाति है कि नीची जाति, बीची जाति और अगड़ी जाति है। निचली जाति कमाएगी, पिछड़ी जाति कमाएगी, अगड़ी जाति कमाएगी, खाएगी, ये व्यवस्था था। ये समाज में पहले हल्ला था कि भगवान ने जातियां बनाई हैं और भगवान पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर अगड़े जाति अगड़ी है और पिछड़ी जाति पिछड़ी, निचली नीचे है। जितना नीच काम, खराब काम करेंगे अगला जन्म उनका स्वर्ग हो जाएगा। लेकिन संविधान आने के बाद ये खारिज हो गया कि अब संविधान में 4 जाति है। पहले सामान्य जाति थी और एक बैकवर्ड जाति थी। बैकवर्ड में बैकवर्ड क्लास है, उसमें अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति थी। लेकिन उस समय लागू नहीं होने दे रहे थे ये कांग्रेस वाले। वो कहते थे कि नहीं, जब सब गिनती हो जाएगा तब लागू होगा। अंबेडकर ने कहा नहीं, जो जातियाँ 1931 में SC ST में हैं उनको लागू करो, बाद में कमीशन बनाया जाएगा, उनको इसमें जोड़ा जाएगा। तो 1931 में आ गया कि जो सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस है और जो हिस्टोरिकल कस्टम ऑफ हिस्टोरिकल अनटचबिलिटी वो अनुसूचित जाति में आ गई। और जिनके अंदर ट्राइबल का गुण है ट्राइब्स में आ गए। ये 66 समूह बन गया। लेकिन जब मंडल कमीशन आया, फिर कालेलकर कमीशन आया, तमाम कमीशन आया, कांग्रेस तो सबसे पहले विरोधी है। राहुल गांधी जो मांग कर रहे हैं सर मैं ये लिस्ट भी, सर वो जो लिस्ट आई है, गांधी का जवाब उन्हीं के जवाब दे रहा हूँ। ये ओबीसी विरोधी हैं। जब कमीशन बना, मंडल कमीशन से पहले कालेलकर कमीशन बना जो है और कमीशन बना, इसको कौन टालता रहा भाई? ये टालते कौन है? कांग्रेस की सरकार रही है ना, ये टालती रही, क्यों नहीं टाली? ठीक है, लेकिन सर मैं ये कह रही हूँ, आपने सब गिना दिया कि वो कांग्रेस कितनी ओबीसी विरोधी थी। मैं आपकी बात ये भी मान लेती हूँ, शायद आप ये इशारा कर रहे हैं कि राजनीति के तहत ना, राजनीति के तहत ये कर रहे हैं। अन्य ओबीसी तो जातियां गिनी जाएंगी तब ओबीसी में आएगा। ठीक है, जब जातियां गिनी जाएंगी तो कौन सी जाति ओबीसी है, कौन SC में है, ये गिना जाएगा। नहीं वो ये कह रहे हैं सर, बहुत मैं ये विवाद थोड़ा सा सर, एक सेकेंड आपके सर व्यूअर्स के लिए भी, और सर यहाँ पे सबसे ज्यादा जो वो विवाद की बात वो कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं भाई आपने वहाँ SC ST कॉलम बनाया है, आप वहाँ ओबीसी कॉलम भी बता देते, आपने वहाँ जाति लिखा है, वो साथ में साथ चलाते भी जाइएगा एक बार, तो थोड़ी व्यूअर्स को भी क्लियर होता जाए। सर वो जो कॉलम बनाने की बात कर रहे हैं कि एक ओबीसी कॉलम बन जाता, क्या दिक्कत थी सर? नहीं, इसलिए नहीं बना है कि समाज एक बेईमान लोग हैं, ये कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग। इन लोगों ने ढेर सारी जातियों को जो SC में OBC में डाल दिया है, फिर OBC में गिन जाएंगे, फिर इनको नहीं मिलेगा, जाति में गिना जाएगा, उनकी संख्या बढ़ेगी। और जब संख्या बढ़ेगी तो SC में कौन SC में जाएगा, OBC में कौन OBC पाएगा। हम कह रहे जाति तो गिना, पहले जाति गिनने की बात चली, जाति जनगणना है सर, या तो सर ये जो सर मैं आपको एक ये दिखा भी रही हूँ सर, इसमें या तो ना मैं ये कह रही हूँ एक जाति ही लिख देते, जाति लिख देते, SC भी आ जाता, ST भी आ जाता, जिसकी जो जाति होती वो उसमें लिख देता जाति ना सर। इसमें जब ST का जिक्र है, ST का जिक्र है, SC ST का जिक्र है, तो OBC का भी जिक्र हो जाता, जनरल हो जाते, खत्म हो जाता सर। ये SC ST फंडामेंटल राइट में है, OBC फंडामेंटल राइट में नहीं है। अच्छा। उनको संविधान में लिखा गिनना है, वो हर साल गिनते थे। 1931 से गिन रहे हैं, हर 10 साल बाद गिनती होती है, SC ST की गिनती होती है, उसमें कौन सी जाति है। OBC के अंदर जो जातियां थी वो कभी नहीं गिनी जाती। राजनीति में नंबर गेम बड़ा जरूरी होता है कि कौन राजनीति में कौन अपने नंबर बढ़वा ले सर, ये तो हमने हमेशा से देखा है सर। SP कांग्रेस एक दाम चलती रही जातिगत जनगणना की मांग, उन्होंने कहा कि हम कर रहे थे और हमने मजबूर किया सरकार को, और इसके बाद ये मंजूरी सरकार ने दी है। OBC दलितों को वास्तविक हिस्सेदारी का मुद्दा वो कहते हैं, आपने फिर क्या किया, यूपी में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया। यानी यहाँ पर जो बात कही जा रही है सर कि विपक्ष बार बार जो बात कह रहा है, फिर उसको काउंटर करने के लिए आप लोग एक्शन ले रहे हैं। यहाँ OBC आप पहले ही को लिख देते OBC, तो आज राहुल गांधी को मौका नहीं मिलता ना नंबर बनाने का। नंबर बन गए क्या उनके? अरे यार, हम कह रहे हैं कि
हम कह रहे हैं कि जब ओबीसी में भी झगड़ा है कि ढेर सारी जाति एससी में भी ओबीसी में भी है, ऐसा क्यों कर देंगे भाई? हम कह रहे हैं जाति जनगणना हो जाएगी, किसकी जाति की संख्या कितनी है, वो जातियां अपने आप नंबर लेके आएंगी और कहेंगी हम एससी में तो एससी में, ओबीसी में तो ओबीसी में है, हम सामान्य में तो सामान्य में। राहुल गांधी सर ये भी कह रहे हैं कि सरकार जाति जनगणना सही ढंग से नहीं करा रही है। वो ये कह रहे हैं कि जेनजी को हमने सड़क पर आते हुए देखा है ना, अगर ये ओबीसी सड़क पर आ गई तो सरकार के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी सर। अरे ये लोग मूर्ख बनाते हैं। हम कह रहे हैं जातियों का हिस्सा खाते हैं। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट क्या कहती है कि एससी में लेदरमैन का कब्जा है और एससी में, एसटी में और ओबीसी में मिल्कमैन का कब्जा है। अदरमैन कहाँ चले गए भाई? ये और जातियों का कहाँ हिस्सा जाएगा? इसलिए आज जाति गणना होने से ये पता चल जाएगा कि कौन सी जाति किस में कितनी संख्या है उपजाति में। अब ये भूजा बनाते हैं, अब हमारी उपजातियों की भी इनकी होगी, लेकिन अब रोटी बेटी के रिश्ते अनुसार मालूम हो जाएगा। नहीं ओबीसी तो पता ही है ना, 27% ओबीसी पता है, 23% भाई अनुसूचित जाति है तो कह दिए। हम कहते हैं आज के दिन में 1931 में जनगणना होगी ना कि कौन सी जाति एससी में है और कौन है सामान्य में, कौन है ओबीसी में। मुझे जरा ये बताइए, ओबीसी कॉलम, सीधा सवाल है सर मेरा, ओबीसी कॉलम ना जोड़ना, क्या ओबीसी समाज इससे नाराज हो सकता है? क्योंकि राहुल गांधी एक तरीके से आह्वान भी कर रहे हैं कि जेनजी सड़क पर उतर गया, ओबीसी उतर गए तो क्या होगा? ओबीसी समाज चाहता कि हमारी अलग अलग जातियां हैं और उन जातियों का हिस्सा आपस में ग्रुप में खा रहे हैं। 66 समूह का एक आदमी खा रहा है, वो 27 पूरे 4300 जातियां का 7000 परिवार खा रहे हैं। इसलिए अलग अलग जातियों की जाति जनगणना का मतलब अलग अलग जातियों की गिनती होनी चाहिए। कौन सी जाति की कितनी संख्या है वो स्वतंत्र गिनवाए और फिर ओबीसी कॉलम बना, ओबीसी का पाएगा, एससी में एससी का पाएगा प्रमाण पत्र देने का। अब जरा आपके बयान पर आ जाती हूँ संजय जी, आपका बयान में देख रही थी जिसमें आपने सीधे सीधे कह दिया आरक्षण के मामले पर कि कहीं देर ना हो जाए, क्या आशय था सर? अरे मैं कह रहा हूँ कि आज के दिन में ये जो है ये समुदाय को खुश करना, समुदाय के वादे को पूरा करना सरकार का काम है। जब वादा हाथी साइकिल पंजा ने वादा नहीं पूरा किया तो नुकसान उठाया, तो हम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है ना, हम गठबंधन को मजबूत चाहते हैं, एनडीए को और मजबूत करना चाहते हैं, जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जिससे इनका वादा समय पर पूरा हो जाए। तो हम मान लीजिए आप साथ में है, आपने कहा ये जो वादा है वो निभाना पड़ेगा, ये कह के आप आए, वो अगर वो वादे से मुकर जाते हैं तो संजय निषाद जी क्या करेंगे? अरे वादा तो निभाई भाई, महिलाओं का 10% दिया, अपर कास्ट का दे दिया, महिलाओं का 33 दिया, अपर कास्ट का 10% दे दिया। अभी उत्तराखंड में लिखा है मझवार जाति शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है। और हमसे पहले भारतीय जनता पार्टी खुद सदन में आवाज उठाते रही योगी जी। हमसे पहले भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शामिल था कि निषादों का आरक्षण अनुसूचित जाति का हकदार है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी पहल भी की है कि भाई आरजीआई ने लिखवाया, योगी जी ने पत्र लिखा आरजीआई ने एक्सेप्ट कर लिया कि केवट मल्ला मझवार है, माझी मझवार हैं, और उसने सामाजिक न्याय मंत्रालय को दे दिया। तो जो पहल भाजपा की है और अगर उसने आरजीआई से लिखवा के सामाजिक न्याय मंत्रालय को भिजवा दिया तो सामाजिक न्याय मंत्रालय निर्देश जारी कर दे कि नहीं शिल्पकार मझवार जाति नहीं जातियों का समूह है। तो वैसे तो अब आपके सारे स्वर आपके जिसके साथ आप हैं उन्हीं के साथ रहता है, ये बहुत अच्छी बात है, उन्हीं को आप डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन एक स्वर आपका अलग क्यों हो जाता है जब आप ये कहते हैं कि आरक्षण में भी कोटा होना चाहिए? सर ये मांग तो समाजवादी पार्टी मांग रही है, महिलाओं का जिक्र आपने कर दिया ना, ये मांग तो उनकी है, यही मांग संजय निषाद भी कर रहे हैं। अरे वो मांग नहीं रहे, वो नाटक रचते हैं। जब सत्ता में तो किया नहीं, आज के दिन में सत्ता में रहते तो मेरा, लेकिन सर उनका नाटक आपके बयान से मैच कैसे कर रहा है, फिर मैं ये जानना चाहती हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ आज के दिन में उनको कहना चाहिए ना कि हम 31 दिसंबर 2016 को एक शासनादेश जारी कराते, एक अधिसूचना चलता अधिनियम से कि 25/12/2016 को जो जातियां पिछड़ी थी उसमें केवट मल्ला है पिछड़ी खाए खिचड़ी, लेकिन 5 दिन बाद एक संशोधित शासनादेश जारी किया अधिसूचना राज्यपाल ने कि केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार भर प्रजापति को बाहर निकाला जाए ओबीसी से और नई सूची जारी किया जाए और अनुसूचित जाति के हकदार है। तो राज्यपाल के समय अभी पूरा मामला अटका हुआ है, अगर आप यही स्वर कहेंगे कि आरक्षण में भी कोटा चाहिए तो वहां मामला अटक जाएगा ना सर। आप ही की सरकार के लिए दिक्कत, जिसके साथ आप हैं उनके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी सर। हम कह रहे हैं
देखिए भारत सरकार ने 33% आरक्षण महिलाओं को जारी कर रखा है। हम कह रहे हैं कि हर क्षेत्र में हम कह रहे हैं कि वो जब हमारा आरक्षण होगा तो महिलाओं का भी उसमें होगा। उस आरक्षण के अंदर महिलाएं तो उसमें है ना, कैटेगरी बटी है ना, कैटेगरी वो तो अलग। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में ओबीसी में ऐसा हम कह रहे हैं कोटे में कोटा होना चाहिए, लेकिन जो हमारा नाम ओबीसी से खारिज हो, अनुसूचित में 9% जोड़ दिया जाए, 9% लेकिन संजय जी मैं ये मानूं फिर आप में और सरकार जिनके साथ आप हैं उनमें फिर तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि आप तो कह रहे हैं आरक्षण में कोटा होना चाहिए, वो कह रहे हैं अरे आरक्षण की बात कीजिए। विपक्ष मतलब समाजवादी पार्टी इसी को लेकर खारिज कर रही है। आपकी राय और इस वक्त जिसके साथ आप हैं उनकी दोनों की राय अलग है, ये फिर कैसे एक जैसी होगी सर? नहीं, अरे जिनकी आप बात कर रही हैं आरक्षण कोटे में कोटे, ये बिहार में लोगों ने कर रखा है। हाँ। और वहाँ देखो किस तरीके से लूट मची है, कुछ है नहीं वहाँ बिहार में। अरे आप भूजा करके ये मांग कर रहे हैं ना, आरक्षण में भी कोटे की मांग कर रहे हैं ना आप? अरे हम कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट किसने लागू कराई थी भाई? आई थी ना, उसमें जब पता चल गया कि 28.5 लाख नौकरी है, उसमें 14 लाख नौकरी रिजर्व है, तो 7.5 लाख ओबीसी हुआ, 6.5 लाख नौकरी एससी हुआ, और 7,500 परिवारों में कैद जो है वहाँ, और 6.5 लाख यहाँ है। एक नौकरी 50,000 से लेकर 5 लाख करे 2.5 लाख होता है, तो 10-15 अरब रुपए तो खाली वो 7,500 परिवार में जा रहा। 9 से 10 अरब रुपए तो केवल एससी के 6,500 परिवारों में जा रहा ना, और परिवार को कब मिलेगा? जब कोटे में कोटा होगा। छोटी जाति, कमजोर जाति जो लड़ी हैं, अंग्रेजों से उजड़ी हैं, भूमिहीन हैं, जिनको झोपड़ी में रहते हैं, राशन देते हैं, मकान नहीं है, इलाज नहीं है, जिसने देश को आज़ाद कराया है, क्रिमिनल कास्ट घोषित जातियां हैं, जिनको जो है इस देश के लिए उजड़ा वफादार रहे हैं, वो वफादार को मिलना चाहिए। वो राष्ट्रवादी लोग हैं, लोग गद्दारी कर रहे थे, अंग्रेजों के रेजिमेंट में थे, तो हम कहते हैं जब कानून से जो उजड़ा है वो कानून बनाकर उनको देना पड़ेगा। तो कोटा नहीं निर्धारित होगा, उनको मिलेगा कैसे? बड़े मछली छोटी मछली का खा जाती है, बड़े लोग छोटे लोगों का हिस्सा खा जाते हैं। इसीलिए तो रिजर्वेशन हुआ था कि बड़ा घोड़ा छोटे घोड़े का हिस्सा, मैं कह रहा हूँ घोड़ा बड़ा घोड़ा छोटा घोड़े का हिस्सा खा जाता है, तो छोटे घोड़े का हिस्सा अलग कर दिया जाए। अगर रिजर्वेशन में भी कुछ बड़े घोड़े हो गए, उनका छोटा हिस्सा देना पड़ेगा ना। अर्पिता जी, देखिए संजय निषाद जी सामाजिक न्याय के बड़े लीडर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और आपका बड़ा सम्मान है। हमारी पार्टी के सहयोग से आपको पहली बार गोरखपुर से हम लोगों ने सांसद भी बनाया, लेकिन हमको ये लग रहा है कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर काशीराम साहब की जो लड़ाई थी, जो लड़नी चाहिए थी, वो निषाद जी ने जो है, संजय निषाद जी ने उससे कहीं ना कहीं पटरी से उसको उतार दिया है। हमको याद है कि जब 2024 का चुनाव हुआ था तो आप ही ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाया था कि इनके बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र करके चुनाव हरा दिया। मैं इनकी इस बात से सहमत हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कभी नहीं चाहेगी कि सामाजिक न्याय की लड़ाई जो भी क्षेत्रीय दल लड़ रहे हैं, देखिए आज संजय जी हम लोग के साथ नहीं है, मगर फिर भी इनका पूरा सम्मान है। हम चाहते हैं कि ये सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहे। और संजय जी आपसे ये वादा है, मुझे ये बताइए ना फराज साहब, एक तरफ तो आप सम्मान की बात कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ चवन्नी अठन्नी कह देते हैं। इनको कब चवन्नी कहा? मतलब सहयोगियों को तो ही जिनके साथ आप रहते हैं जब वो अलग हो जाते हैं। हाँ। भाई नहीं, सामाजिक न्याय करते तो कैसे नौकरी लूटी जाती? आप सुनिए, और लोगों की नौकरी कैसे जाती? उनके बेटे भी दरोगा होते, उनके बेटे भी सिपाही होते, उनके। मैं कह रहा हूँ, बात सुन लीजिए, मैं इतने कहूँगा कि भाई लेदरमैन और वाशरमैन और मिल्कमैन अगर सत्ता में आने से पहले वो कहाँ थे और सत्ता माने के बाद कहाँ? जब मिलके सबने मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ी, सबने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो इन आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों का हिस्सा कहाँ चला गया? ये सवाल है कि सत्ता में जाएंगे, खा जाएंगे, कहेंगे हम सब पिछड़ों के नेता हैं, हम दलितों नेता हैं। तो नेता बनने के बाद ईमानदार रहना चाहिए। नेता अभिभावक होता है, अगर अभिभावक हुए होते समाजवादी पार्टी के लोग तो आज पिछड़े सब इनके साथ खड़े रहते। अभिभावक होती बहन जी तो सारे दलित पिछड़े मिलके खड़े होते 85% को लोग। अभिभावक के नाम पर आए लेकिन सबके साथ धोखा दिया। अब से लोगों को
सुधार देना चाहिए, कहना चाहिए कि हम गलती किए हैं और ये गलती सुधार होगी। अब से बोलें कि 9% ओबीसी से खारिज हो, अति पिछड़ी जातियों का नाम एससी में जोड़कर जारी हो। हम अलग से कुछ नहीं मांग रहे हैं, संवैधानिक अधिकार हमें बेईमान वाला नहीं चाहिए, संविधान वाला चाहिए। जब संविधान में लिखा है नो एनी है पावर द स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट तो मेरे नाम को ओबीसी में क्यों डाला? हमारा डाल के लूटा बहन जी स्टे लेती थी। 31 दिसंबर 2016 को इन्होंने शासनादेश संजय जी जारी कराई है। अरे संजय जी एक सवाल राज्यपाल ने संशोधित किया। संजय जी एक सवाल पूछना है आपसे। अरे हो गया बस संजय जी, हो गया। और एससी में जोड़, अरे माननीय मंत्री जी बात तो सुनिए। जब इन्होंने ही शासनादेश जारी कराया, अरे भैया इनका सदन में क्यों नहीं आवाज उठा रहे भाई कि भाई संजय जी अरे हो गया, सुन लिया। अरे वो आपकी सुन नहीं रहे हैं, अगर आपकी सुन रहे होते तो वो उधर नहीं जाते, फिर आपके साथ ही रहते। संविधान में अनुसूचित जाति हैं उनको धोखे से ओबीसी में डाला गया है, वो असली में वो संवैधानिक अधिकार है। ये सदन में बोले ना, वो तो आपकी कब की सुननी उन्होंने बंद कर दी थी। संजय जी जरा वो एक सवाल फराज जी पूछना चाह रहे हैं। सर मंत्री साहब बड़ी मुश्किल से मिले हैं तो फराज साहब भी मौका नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। फराज साहब मैं संजय जी से सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि संजय जी अगर कोई भी व्यक्ति इस देश में ये कहे कि जो जातिगत जनगणना का जो विचार है वो अर्बन नक्सल सोच से प्रभावित है, तो उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? बस मैं इतना जानना चाहता हूं। ठीक है संजय जी, संसारी हो गए, शायद नहीं सुन पाए होंगे संजय जी, क्योंकि संजय जी आप पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए, मेरी तरफ से आप पूछ लीजिए, मेरी तरफ से आप पूछ लीजिए। संजय जी एक सेकेंड। हाँ अभी उठा मैं सदन में कि केवल मल्लाह। ठीक है, आती हूँ मैं। शायद संजय जी तक आवाज नहीं जा रही, एक बार जरा उसको ठीक करवाती हूँ। सापरा साहब मैं आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ। सर ये जो कॉलम वाला खेल है सर, ये क्या है? मतलब कॉलम नहीं ऐड है, राहुल गांधी जी कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं, राहुल जी ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसको स्पष्टता से करिए। और क्यों कह रहे हैं ये बताता हूं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। हमें पता है कि इनकी नीति और नियत दोनों में खोट है। हमने देखा कि किसान आंदोलन 1 साल तक चला, उसमें 750 किसानों की मृत्यु हुई। उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया कि एमएसपी देंगे, C2 प्लस 50% देंगे, जो आज तक नहीं मिला है। किसानों की आय दुगनी करनी थी, जो आज तक नहीं मिली है। सापरा साहब मैं बड़ी माफी के साथ थोड़ा सा आपको रोक रही हूँ सर, मैं थोड़ा ये कॉलम वाली चीज समझ लूँ सर, फिर सापरा साहब मैं आपको पूरी आपको समय दूंगी, आप अपनी बात आराम से रख पाएंगे। मैं बस एक कॉलम समझना चाह रही हूँ सर। तो मुझे 30 सेकंड में टोक दिया। नहीं सर, मैंने आपको बोल के टोका कि मैं क्या पूछ रही हूँ, पहले उसका जवाब ले लेती हूँ, फिर आपको मैं पूरा मौका दूंगी। मैं कॉलम पे समझना चाहती हूँ। राहुल गांधी जी ने कहा कि ओबीसी कॉलम नहीं है उसमें। मुझे बिल्कुल ओबीसी कॉलम क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, रखिए एक सेकंड। आपको स्पष्टता से कोई काम करना है तो वो कॉलम देना चाहिए। फिर एक बात तो एक सेकंड सापरा साहब बहुत तेज से काउंटर आ रहा है सर। एक सेकंड सर, एक सेकंड। कमाल है आप सर। 2011 में जब आपकी सरकार ने जाति जनगणना कराया था, बगल में सर वो चला रही हूं मैं, उसमें सर कॉलम क्यों नहीं है फिर ओबीसी का? सर मैं उसका भी उत्तर दूंगा, लेकिन पहले ये सुन लीजिए कि इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 2021 में क्या कहा कि ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा तो वो अच्छा होगा, उससे सहयोग होगा। तो फिर अभी ड्रॉप डाउन मेन्यू क्यों नहीं है? क्या डेटा इनकंसिस्टेंसी नहीं होगी? क्या साइंटिफिक डेटा ओबीसी का कलेक्ट होगा? क्या ये सरकार इस चीज को उलझाना चाहती है, सुलझाना नहीं चाहती है। अब मैं आता हूं कि जो आपने 2011 की बात की है, 2011 में जो हुआ था वो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, वो पूर्ण कास्ट सेंसस नहीं था। उसके अंदर कुछ त्रुटि थी, जो बात हमने ऑलरेडी बताई थी। उसके बाद में 2014 में इनकी सरकार आई, इन्होंने 12 वर्षों से क्यों नहीं उस त्रुटि को कंप्लीट किया, क्यों नहीं उस त्रुटि को सुधारा? इन्होंने 2018 में और 2021 में फिर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 2011 का सेंसस जो था वो मुझे अब फिर ये स्पष्ट कीजिए सापरा साहब, 2011 में जो जाति जनगणना जो हुई, जिसको बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उसके बाद सर उसको जग जाहिर नहीं किया गया, सामने नहीं रखा गया, 4000 करोड़ रुपए उसमें खर्च कर दिए गए जाति जनगणना कराने के लिए, जिसको सामने नहीं लाया गया। जिस त्रुटि का जिक्र आप कर रहे हैं वो त्रुटि क्या ओबीसी कॉलम ही है? ओबीसी कॉलम लगाना भूल गई थी कांग्रेस पार्टी और इसीलिए वो आंकड़े सामने नहीं रखे क्या? नहीं,
वो ओबीसी कॉलम की बात नहीं है। जो ओबीसी के अंदर कई सारी जातियां हैं, सैकड़ों जातियां हैं, उस जातियों का जो बाइफरकेशन होना था वो ठीक तरह से नहीं हुआ था, इसलिए हमने समय मांगा था। लेकिन उसके बाद में हमारी सरकार चली गई, तो आने वाली सरकार को वो काम पूरा करना चाहिए था, जो इस सरकार ने किया नहीं, और उसमें 12 वर्ष यानी आप ये बता रहे हैं सर इशारों में कि आपकी सरकार ओबीसी को लेकर हमेशा चिंतित रही, उस समय त्रुटि हो गई, लेकिन हम ओबीसी के बारे में सोच रहे थे। जरा कैंप टू काट दीजिए। 1951 में जातिगत गणना जो हुई सर, उसका दायरा बहुत सीमित था, एससी एसटी के आंकड़े जारी हुए थे, ओबीसी कॉलम उस वक्त नहीं था जिसका जिक्र मैं कर रही हूं सर। उस वक्त 1955 में काका कालेलकर आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, तत्कालीन सरकार ने इसकी सिफारिश को अस्वीकार कर दिया था सर, जो भी सिफारिश उसमें की गई थी। 1980 में कांग्रेस सरकार पर सवाल उठे जब मंडल आयोग की रिपोर्ट तत्काल लागू नहीं हुई थी सर। इंदिरा और राजीव गांधी सरकार पर ओबीसी हितों की अनदेखी के सवाल उठते रहे। राजीव गांधी ने तो सदन के अंदर बोला था सर कि समाज को बांटने वाला है ये। राजीव गांधी कह रहे हैं जातिवादी फॉर्मूला और जातिगत तनाव जैसे उन्होंने उस वक्त तर्क दिए थे मंडल की राजनीति और जातिगत तनाव पर जब सवाल उठे थे सर। 11 में यूपीए सरकार में जातिगत जनगणना जब हुई थी सर, एससी सीसी में जातिगत जानकारी एकत्र हुई, लेकिन ओबीसी जाति के आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए। 24 में राहुल गांधी का एक कबूलनामा आता है। राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस से गलती हो गई, उन्होंने गलती कबूली। 2011 के जाति सर्वे का डेटा जारी ना करना उन्होंने गलती मानी। त्रुटि की तो बात नहीं है ना सर, त्रुटि तो बाद में वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है। सापरा साहब, मैं उसी पे आ रहा था, लेकिन आपकी आदत है आप हर 10 सेकंड में मुझे टोकती हैं, पूरी बात नहीं सुनती है सर। मैं उसी पे आ रहा था कि जो त्रुटियां थी उसको हम पूर्ण नहीं कर सके, वो हमारी गलती थी, इसीलिए तो हम फिर सरकार में नहीं आए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हमने पहले गलतियां की हैं तो अभी हम उसमें सुधार नहीं कर सकते। भाई हम तो नरेंद्र मोदी जी को कह रहे हैं कि आप भी वो गलतियां मत करो। ये जानबूझकर उस तरह की गलतियां क्यों करना चाहते हैं? क्या समय अनुसार बदलना नहीं चाहिए आदमी को? क्या समय अनुसार हमें इवोल्यूएशन नहीं करना चाहिए? क्या हमें जो सिस्टम आज की तारीख में है क्या उसको उपलब्ध जनता के लिए नहीं कराना चाहिए? जब हम चाहते हैं कि इसका एक साइंटिफिक डेटा बन जाए और साइंटिफिक डेटा के हिसाब से जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी अगर ये लोगों को मिलेगी। हम क्या गलत सुझाव दे रहे हैं बीजेपी को? बीजेपी नहीं मान रही तो फिर लोग सड़कों पर आएंगे। फिर जिस तरह से ये छात्रों का आंदोलन हुआ है उसी तरह से ये आंदोलन भी हो सकता है। भाई हम तो विपक्ष होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचा रहे हैं, सरकार के सियासत तक पहुंचा रहे हैं। सरकार को नहीं मानना है तो नहीं माने, फिर हम अपने तरीके से मनाएंगे। जो लोकतंत्र के अंदर जो प्रावधान है विरोध करने का वो हम करेंगे। हमने राजीव गांधी के बयान पर भी बोल दीजिए जरा। उन्होंने कहा इसे समाज को बांटा जा रहा है, बांटने वाला इसको बताया था मंडल आयोग जब लागू हो रहा था सर। इस पर एक छोटी सी टिप्पणी आपकी सर। नहीं, मैं ये कहता हूं कि मैंने आपको कह दिया कि समय बहुत सा निकल चुका है। जो पहले समय था, जो पहले वातावरण उस समय था, जो उस समय परिस्थितियां राजनीतिक या भौगोलिक या जो भी थी, जातिवादी जो उस समय परिस्थितियां थी, वो परिस्थितियां आज बदली है। राजीव जी के समय 1991 के बाद में आप आज 2026 हो गया है, तो इतने समय में सारी चीजें क्या बदली नहीं है? अगर हम कहते हैं कि आज की मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से वो कॉलम होना चाहिए, इनकी बिल्कुल गिनती अच्छे तरीके से होने चाहिए, साइंटिफिक डेटा तैयार होना चाहिए, इनको फायदा मिलना चाहिए, तो क्या हम गलत बोल रहे हैं? आप पुरानी बातें करके नवी बातों को खारिज क्यों करना चाहते हैं? लेकिन मैं ये कह रही हूँ सर, कांग्रेस पार्टी के लिए हर बार परिस्थिति की दुहाई देना भी ठीक नहीं है। वंदे मातरम के 2 छंद गाना, परिस्थिति उस वक्त ऐसी थी। शाहबानो के केस में जो फैसला हुआ वो परिस्थिति ऐसी थी। अब जातिगत आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए, परिस्थितियां ऐसी थी। और अभी आप कह रहे हैं राजीव गांधी का, जब मैं आपको बयान बता रही हूं तो आप कह रहे हैं उस समय परिस्थितियां ऐसी थी, लेकिन मोदी जी के वक्त पर परिस्थितियां बदल गई हैं। हर्षवर्धन जी, ठीक है सर, मैं इसका जवाब सर ये मैं सिर्फ बता रही हूं। मैं हर्षवर्धन जी से जरा इस पर बात करना चाह रही हूं। हर्षवर्धन जी, क्या दिक्कत थी भाई? ओबीसी कॉलम जोड़ देते, उसमें क्या दिक्कत थी भाई? बीजेपी तो हर चीज में एक कदम आगे रहती है, इसमें भी एक कदम आगे रह रहती। 2011 का ही पूरा सिस्टम आगे लेकर चलने की क्या जरूरत थी? देखिए अर्पिता जी, सबसे पहले तो एक मुझे लगता है कि आपने जितने अच्छे से जो पप्पू यादव जी को बहुत सी चीजें बताई, जितने अच्छे से सापरा साहब को बता दी, और संजय निषाद जी ने जो बहुत विस्तार से बताया कि दरअसल पिछड़ी जातियों में भी जो अति पिछड़े हैं उनका हिस्सा नहीं मिल रहा, उनका हक नहीं मिल रहा है, तो बहुत कुछ दर्शकों के सामने साफ हो गया। उसमें क्या है? उसमें आप अपनी जाति लिख सकते हैं। एक तो पहले हमें यह समझना चाहिए कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जाति और जनजाति, ये
संविधान में एक व्यवस्था की गई, ये कोई ऐसा नहीं है कि पिछड़ा अगड़ा, ये वाला मसला नहीं। जिनको माना गया कि समाज में ये एक विशेष दर्जा रखते हैं किसी किसी वजह से, चाहे वो आदिवासी समाज के लोग हों और चाहे जिनको हम अनुसूचित जाति के तौर पर जिन जातियों में कहते हैं। जो ओबीसी समाज है वो सड़कों पर उतरा था, वो सड़कों पर उतरा था कांग्रेस सरकार के समय, और कांग्रेस की सरकार उलट दी थी। सबको याद होगा मंडल कमीशन क्यों आया था, मंडल का दौर क्या था, और मंडल से निकले नेता वो सारे के सारे कांग्रेस को ठेंगा दिखाकर निकल गए देश भर में। उसका एक पूरा इतिहास है, पूरी श्रृंखला है जो आज कांग्रेस के साथ दिखते। इस भारतीय जनता पार्टी ने जो जनगणना कराई है उसमें आप अपनी जो भी जाति है ओबीसी की लिख सकते हैं, लेकिन ये तो खेल करने की कोशिश होती है कि ओबीसी के नाम पर पप्पू यादव, संजय निषाद का हक खा जाएं, अधिकार खा जाएं, ये नहीं चलेगा। दूसरा एक चीज समझिए, ठीक है फराज साहब आ रही हूं सर, जरा मैं सब मेहमानों पर चली जाऊं एक बार। 27 मंत्री और 56 सांसद, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, और ओबीसी प्रधानमंत्री है। अब ओबीसी प्रधानमंत्री को हटा के अब राहुल जी क्या हैं, पारसी हैं, ब्राह्मण हैं, कौन सा है, कौन है, कोई बताए, लेकिन जो भी है, या फिर आ रही हूँ, सापरा साहब आ रही हूँ, जल्दी जल्दी मैं सारे मेहमानों पर चली जाऊँ एक बार। ठीक है हर्षवर्धन जी, देखिए सवाल विजय त्रिवेदी जी ये है ना, अब अगर हम जल्दी से कैंप टूट काटिए, ओबीसी पर कौन कितना मेहरबान है, जैसे ये भी अभी हर्षवर्धन जी इशारों में बता रहे हैं ना कि किसने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन देखिए मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, यूपीए सरकार में पिछड़ा वर्ग आयोग सिर्फ एक वैधानिक निकाय था। मोदी सरकार में केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूलों में 27% आरक्षण लागू किया गया, और सैनिक स्कूलों में अलग से ओबीसी आरक्षण नहीं था। यूपीए सरकार में ओबीसी पर मेहरबान कितनी दोनों सरकारें नहीं, तुलनात्मक ग्राफ मैं आपके सामने रख रही हूं आपके विवेक के लिए। मोदी सरकार में क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख की गई, और यूपीए गवर्नमेंट जब थी तब क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाकर 6 लाख तक की गई थी, जिसको अब 8 लाख किया गया है। एक टिप्पणी जरा मैं विजय त्रिवेदी सर से लेना चाहती हूं, उसके बाद बाकी मेहमान जो बोलना चाह रहे हो मैं आ रही हूं बहुत जल्दी से। जी अर्पिता जी, देखिए महत्वपूर्ण मसला है जो यूपीए सरकार ने गलतियां की, क्या हम उससे सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते, पहला सवाल ये है। और ओबीसी का कॉलम रखकर उसमें देखिए एक बात को समझिए, सब विद्वान लोगों ने बहुत सारी बातें कर दी है, जातियां आप लिखेंगे उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किसमें, एससी एसटी तो हो गया, एससी एसटी तो अपने आप ही संवैधानिक दर्जे में, उसमें तो आपके चाहने नहीं चाहने से कुछ हो नहीं रहा, इस एहसान को तो छोड़िए सरकार के। अब बची दूसरी जातियां, तो यदि आप एक कॉलम लिख के और उसमें जातियां डालेंगे तो आपके पास ओबीसी की जातियां सारी की सारी आ जाएगी। यदि आप ओबीसी कॉलम नहीं बनाएंगे तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जातियां ओबीसी है, अपर कास्ट है, जनरल कास्ट है, या किस तरह से? तो एक कंफ्यूजन ये है। जो तर्क है वो बिल्कुल ठीक है। 2011 में हम देख रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई मांग उठी थी क्या, जरा मुझे क्लियर कीजिए, या सरकार को स्वविवेक से ये फैसला लेना चाहिए था? क्योंकि एक होता है ना, देखिए सरकारें कैसे पूरा एक जो परंपरा जैसे जो चलती चली आ रही है, जाति जनगणना 11 में हुई, रिजर्व उसके सामने नहीं रखे गए आंकड़े, वो अलग बात है, लेकिन वो पूरा फॉर्म है ना सर, उसमें एससी एसटी का नाम था, इन्होंने जाति जोड़ दी, लेकिन उसमें ओबीसी का कहीं जिक्र नहीं था। इसमें ये ओबीसी करना स्वविवेक था क्या? कांग्रेस यहाँ पर बीजेपी को, एनडीए को अपने आप से सोच लेना चाहिए था? नहीं, दबाव को स्वविवेक नहीं बोलते अर्पिता जी। आपने राजीव गांधी जी का जिक्र किया, आप प्रधानमंत्री का भी जिक्र कर देते कि वो जाति जनगणना पर क्या बोल रहे थे, तो अच्छा रहता, उससे दोनों बातें साफ होती। लेकिन उस बात को मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि पीछे बातों को छोड़िए, सरकार भी, ये सरकार तो तैयार ही नहीं थी जाति जनगणना के लिए, तो आज इस पर क्या सवाल कर रहा है? ठीक है ना। लेकिन जब जाति जनगणना कर रहे हैं उसमें मुझे ये एक बात समझनी है कि ओबीसी का कॉलम रखने में क्या परेशानी है। ओबीसी का कॉलम रखिए और उसमें जो जातियां ओबीसी में आती हैं, जो अपने आप को ओबीसी मानती हैं, उसको रख लीजिए, तो आपके दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। यदि ग्रुप में आपको ओबीसी की कोई योजना बनानी है उसके लिए हो जाएगा, जिन जातियों को मिला है नहीं मिला ओबीसी में वो भी क्लियर हो जाएगा, मतलब इतना बड़ा विवाद नहीं लगा। दूसरा जो रायता 2011 में फैला था, जिसका सापरा साहब जिक्र कर रहे हैं, और इतनी बड़ी जातियों की संख्या हो गई थी, वही आशंका अभी होगी कि जब आप केवल जातियों के नाम लिख देंगे, जातियां उपजातियां इतनी हजारों हजार हो जाएंगी कि इसको समेटना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप उसको एक कॉलम में रखें और उसमें जातियों को रख लें। और सरकार ने कोई ऐसी स्पष्ट बात नहीं की भाई इसमें क्यों दिक्कत हो रही है। हालांकि मुझे लगता था कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होते या सरकार के कोई लोग होते तो वो ज्यादा इस पर बात करते। उनको हमने इनवाइट किया लेकिन वो आए नहीं। वो नहीं आए ना, जब महत्वपूर्ण सवाल है तो उसका जवाब के लिए आना चाहिए, क्योंकि वो उसी का जवाब तो वही देंगे ना सर। एक बात और सुनिए कि सरकार ने तो पिछली बार विश्वकर्मा कमीशन बनाया था जातियों को लेकर, उसका क्या हुआ? उसको अभी तक सरकार ने हाउस में नहीं रखा। तो ये सवाल आशंकाएं सब सरकारों के साथ रहती हैं।
और इसमें बड़ी बात है कि सरकार जब ओबीसी गणना करवा रही है तो इससे आशंका ये होती है कि जब आप इतना लंबा फैला देंगे तो बाद में निकल कर ही नहीं आएगा कि क्या हुआ जो 2011 में हुआ था। सर ऐसा ही मुझे जरा जल्दी से ये भी बता दीजिए सर, निकल कर क्या आना क्या है, निकल के क्या आना है? क्योंकि हमने बिहार में भी देखा, हमने कर्नाटक में भी देखा, निकल के आ क्या रहा है सर? नहीं, निकलकर ओबीसी यदि ग्रुप होगा तो एक ओबीसी ग्रुप की जातियां आ जाएंगी। और जो परेशानी है कि जो संजय निषाद साहब कह रहे थे कि जातियों में, ओबीसी जातियों में भी बहुत सारे लोगों ने हिस्सा ले लिया, जैसे एससी एसटी में भी हुआ है, जो क्रीमी लेयर को लेकर भी चर्चा हुई। ओबीसी में भी जो जातियां, उनमें से बहुत सारी जातियों ने अपना हिस्सा ज्यादा लिया, तो वो जब ओबीसी के अंदर अलग अलग जातियां आ जाएंगी तो वो भी साफ हो जाएगा कि उनको कितना फायदा हुआ, कितना फायदा नहीं हुआ। तो दोनों ग्रुप एक तरह से अलग अलग तरीके से अपनी बात को रख सकेंगे। और मुझे समझ में नहीं आई कि सरकार ने इसमें क्या आपत्ति है, इस पर भी कोई क्लैरिफाई नहीं किया। सरकार को करना चाहिए कि भाई हम इस पर इस तरह से रहना चाहते हैं या इसकी बड़ी दिक्कत ये है। ठीक है हर्षवर्धन जी, एक छोटा सा रिएक्शन जरा मुझे इस पर। इससे तो बेहतर क्या होगा कि जिसकी जो जाति है वो लिखेगा। किसी की ठेकेदारी किसी को ठेकेदारी चली जाए, यही तो खतरनाक राजनीति हो रही है ना। इसी की वजह से तो ओबीसी समाज के जो दूसरे लोग हैं उनको हक नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप उनको ओबीसी में डालते हैं और फिर कोई लालू यादव, कोई मुलायम सिंह यादव, कोई अखिलेश यादव, इसी तरह से सब कुछ चलता रहेगा। वो अपना हक मांग रहे हैं, उनकी जातियां लिखने दीजिए। वो जातियां तो बता रहे हैं ना, इतना क्यों भय में है लोग जो कह रहे थे कि जाति गिनी जाएगी तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। दरअसल उनको पता है कि जातियां अगर लिख दी गई तो इनके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। जो ये कह रहे थे कि हम ओबीसी के खैर ख्वाह हैं, दरअसल वो ओबीसी के दुश्मन पहले भी रहना चाह रहे। साबरा साहब फिर फराज किदवई जी, जल्दी जल्दी सर, 30 सेकेंड्स। देखिए, जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पहले कह दिया है, ड्रॉप डाउन मेन्यू की बात कर दी है, उसके बाद में अगर सरकार यहाँ पर नहीं डालती है फॉर्म के अंदर, तो मतलब कहीं दाल में कुछ काला है। यानी ऊंची दुकान, फीके पकवान और हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। यानी ये सरकार कभी भी पलटी मार सकती है। सरकार का दोगलापन है, ये सरकार की हिपोक्रेसी है। ये इससे नजर आता है कि सरकार की नीयत जो है वो साफ नहीं है ओबीसी के मामले में। ये सिर्फ जुबानी बातें, यानी लिप सर्विस करना चाहते हैं, असली काम नहीं करना चाहते, उलझा करके रखना चाहते हैं और उलझा करके अपना काम निकालना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन सर मुझे एक छोटा सा रिएक्शन इस पर भी दे दीजिए। जब जेनजी के आंदोलन से ओबीसी आंदोलन की तुलना कर देते हैं आप, मतलब ऐसे ये कहना क्या माहौल खराब जैसा नहीं है? आप आह्वान कर रहे हैं कि ओबीसी को भी अब सड़कों पर उतरना चाहिए? नहीं, हम ये आह्वान नहीं कर रहे। हम विपक्षी पार्टी होने के नाते सरकार को हम चेता रहे हैं कि इस तरह से आंदोलन हो सकता है। ये हमारा दायित्व है। क्या लोकतंत्र के अंदर आप हमको इतना भी मेरे पास मुझे क्लोज करना है। फराज साहब कुछ बोलना चाहते, 10 सेकंड सर, फिर हर्षवर्धन जी 10 सेकंड, जल्दी 10 सेकंड में सर। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा अर्पिता जी, कि ये जो एब्सेंस ऑफ ड्रॉप डाउन है कास्ट सेंसस में, इसमें कम से कम 50,000 कास्ट आ जाएंगी। जो 2011 में जो सर्वे में जिस सोशियो इकोनॉमिक सर्वे की आप बात करें, जो गलती हुई है, उसी गलती को ये सरकार दोहरा रही है। और अगर आपको इसको ठीक से समझना है तो ये काउंटिंग कास्ट पढ़ लीजिएगा। ठीक है फराज साहब, माफी के साथ, क्योंकि समय इतनी की इजाजत देता है। कागज के पन्नों पर अपनी पहचान ढूंढते हैं, हम अपनी आबादी में अपना मुकाम ढूंढते हैं। हर चुनाव में उठता है गिनती का ये शोर, हम इंसानों में अब सिर्फ नाम ढूंढते हैं। देखते रहिए गूंज।